अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर एक वीडियो से संबंधित क्वेश्चन पर आपको मैं और डिटेल्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे संविधान के भाग की बात की, किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है या उसकी बात की गई है। आपके ऑप्शन है भाग 19, भाग 20, भाग 21 या फिर भाग 22। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है भाग 20, यानी कि जो भाग 20 संविधान का संशोधन संविधान का, उसमें किसकी बात की गई है? तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि कितने भाग हैं हमारे संविधान में। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय संविधान में 22 भाग थे, और आज कितने भाग हैं? आज हमारे संविधान में 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ठीक है, तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 22 भाग थे और आज 25 भाग हैं, जिसमें से 20वें भाग में संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बतलाया गया है। तो इस प्रकार आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने विभाग की बात की, अब हम बात करेंगे किस प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, अभी हमने भाग देख लिया कि कौन सा भाग था, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद की यानी आर्टिकल्स की, कि किस आर्टिकल में संविधान संशोधन के बारे में बतलाया गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367 या फिर अनुच्छेद 368। दोस्तों ये सारे आर्टिकल्स ही हैं। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स हैं। आपका ऑप्शन इसमें क्या सही है? तो आपका इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों डी, यानी कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और इस प्रकार आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आपके ऑप्शन क्या है? तो आपके ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, संविधान संशोधन, मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ ली गई है ना। तो हमें संसदीय प्रणाली कहाँ से मिली है? संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली है, तो ये तो गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया। हमने मूल अधिकार हमने कहाँ से ली? ये USA से लिए, तो ये भी हमारा गलत हो गया है ना। अब मूल कर्तव्य और संविधान संशोधन बचा, तो हमें यही पता है कि ये हमने मूल कर्तव्य आयरलैंड से लिए, तो ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा? संविधान संशोधन। तो हमने ये कहाँ से लिया है? ये हमने दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है, और इस प्रकार हमारा क्या आंसर सही होगा? इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा क्या दोस्तों? तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है बी, यानी कि मूल संविधान संशोधन। ठीक है, तो मूल संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया है? तो संविधान संशोधन हमने लिया है भारत दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इस प्रकार आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि संविधान संशोधन होता है उसे 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से? तो 3 प्रकार से किया जा सकता है संविधान संशोधन को। अब कैसे कैसे? तो आप देखिए, एक तो होता है साधारण बहुमत द्वारा। कैसे होता है? एक होता है साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन करना। ठीक है, एक होता है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा होता है विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है, ये दूसरा हो गया विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। तो इस प्रकार 3 तरीके होते हैं संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान को संशोधित करने हेतु उसे सर्वप्रथम कहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, संविधान में किसी भी प्रकार का यदि संशोधन करना होता है तो उसे हम कहाँ पर लाते हैं? लोकसभा में बिल्कुल ला सकते हैं, राज्यसभा में इसमें भी ला सकते हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल गलत, यहाँ तो आता ही नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, संसद। तो बात हम संसद करेंगे, जब संसद की बात हम करेंगे तो उसमें संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों इंक्लूड हो जाएंगे अपने आप ही, है ना। यानी कि जब भी हमें संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना होता है तो उसे हम संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे फिर हम उसे लोकसभा में ले आए चाहे उसे राज्यसभा में ले आए। अब बात आएगी कि कैसे डिसाइड करें किसी कहाँ लाया जाए, है ना। क्वेश्चन आएगा ना कि ये कैसे डिसाइड करें किसी कहाँ लाया जाए किसी भी संविधान संशोधन को। तो ये डिपेंड करता है कि कौन ला रहा है। यदि जो लाने वाला सदस्य राज्यसभा का है तो उसे वो राज्यसभा में पहले लाता है और बाद में लोकसभा में पहुंचता है, या फिर लाने वाला सदस्य यदि लोकसभा का है तो फिर वो पहले उसे लोकसभा में लाएगा, बाद में वो राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो सदस्य उस संशोधन को ला रहा है या लाना चाहता है वो किस सदन का सदस्य है। वो जिस भी सदन का सदस्य होगा वो उसे वहीं पर लेकर आएगा या उसे वहीं लाया जाएगा। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा कि जो हम बात संसद की करेंगे तो संसद में दोनों ही यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सम्मिलित
हो जाएंगे, और यदि एक पे कर देंगे तो दूसरा गलत हो जाएगा ना, इसलिए संसद इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? आपके ऑप्शन है साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, उपरोक्त में से कोई नहीं, 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन। देखो मैंने भी आपको बताया था कि संविधान में संशोधन जो है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा जिसको 2/3 बहुमत लिखा हुआ है, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, 2/3 बहुमत यानी, और 2/3 बहुमत और राज्यों का अनुमोदन यानी कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, है ना। तो ये 3 प्रकार हो गए। अब इसमें सबसे ज़्यादा किस संशोधन प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा संशोधन प्रक्रिया अपनाई जाती है साधारण बहुमत वाली, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही होगा। साधारण बहुमत के द्वारा ज़्यादातर हिस्सों का संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है फंडामेंटल स्ट्रक्चर की, यानी कि जहाँ हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे फिर हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे कि संघीय प्रणाली को चोट ना पहुँचे, संघीय प्रणाली की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे फिर विशेष बहुमत के साथ में राज्यों की अनुमति भी आवश्यक होती है, ताकि जो शक्तियों का बंटवारा है, जो पावर है, वो बटी रहे। ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार सारे राज्यों की शक्तियाँ छीन ले या उनकी शक्ति को कम कर दे। इस कारण से वहाँ पे फिर राज्यों की अनुमति भी आवश्यक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो साधारण बहुमत प्रक्रिया को यूज किया जाता है संविधान का संशोधन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? आपके ऑप्शन है हाँ, नहीं, यदि मामला राज्य हित से संबंधित हो, यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा दे। तो आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों बी। ठीक है, यानी कि राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। किसी भी प्रकार से या किसी भी विषय पे राज्य विधानमंडल, कोई से भी राज्य विधानमंडल संविधान में बिल्कुल भी संशोधन नहीं कर सकता, ना ही उसे अधिकार दिया गया है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, यानी केंद्रीय विधायिका के पास है। वही संविधान में संशोधन कर सकती है और ला सकती है। राज्यों के पास इससे संबंधित कोई भी अधिकार नहीं है। चलिए, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन है राज्यों की सहमति से, संसद द्वारा, अकेले संसद द्वारा, और अकेले राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा, या अकेले राष्ट्रपति द्वारा। तो मैंने दोस्तों भी पिछले आपको वीडियो में बताया, पिछली स्लाइड में ही, कि साधारण बहुमत द्वारा अधिकतर संशोधन कर दिए जा सकते हैं। तो सीधी बात है, जब साधारण बहुमत द्वारा हो रहे हैं तो फिर उसमें हमें राज्यों की अनुमति चाहिए ही नहीं है ना, राज्यों की। तो आपका ये गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, जब राज्यों की नहीं चाहिए तो व्यवस्थापिका की बात भी खत्म हो गई। अकेले राष्ट्रपति संशोधन कर नहीं सकता, क्योंकि विधायिका के बिना कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होता है, बाद में सिर्फ साइन करता है संशोधन करने का। कानून में कुछ भी, संविधान में कुछ भी करने का, चाहे वो जोड़ना हो, घटाना हो, कुछ संशोधित करना हो, ये सारे अधिकार किसके पास होते हैं? ये सारे अधिकार होते हैं संसद के पास में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या सही होगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन इसमें दोस्तों सही हो जाएगा, यानी कि अकेले संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन, यदि आपने इतने क्वेश्चन कवर कर लिए तो आपको किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आपके सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे और इन्हीं क्वेश्चन से आएंगे, और साथ में जो डिटेल बता रहा हूँ मैं, इससे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन को समझने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल, इसलिए आपने यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? ये दो बार लिख गया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये दो बार हो गया। भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1955 में, या फिर 1958 में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सबको पता ही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी, 1951। तो जो पहला संविधान संशोधन है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कब किया गया था? ये किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951 या 1951 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? ठीक है, आपके ऑप्शन है देश की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार से, स्थानीय स्वायत्त शासन से, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है बी, कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार से। तो प्रथम संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार को लेकर किया गया था, जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी, और उसको लेकर इसका संविधान संशोधन कर दिया गया था। तो आपका पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से लेकर संबंधित था। इतना याद रखिए कि भूमि सुधार से संबंधित था, और भूमि में सुधार करने के लिए कुछ जो हमारा पहला संविधान संशोधन है वो किया गया था 1951 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ संविधान संशोधन कब किया गया था? ठीक है, आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है 1952, 1954, 1955 या फिर 1957।
1956। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है 1955, यानी चौथा संविधान संशोधन किसने किया था? तो चौथा संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो चौथा संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। और इस समय देखिए पीएम कौन थे? तो हमारे नेहरू जी पीएम थे, आपको पता ही होगा, नेहरू जी पीएम थे और हमारे राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इनके समय में ये चौथा संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आवश्यक नहीं है? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था कर दी गई थी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं होगी? तो ये आपके ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन है 9th, यानी नौवां संविधान संशोधन, इसको बोल सकते हैं नौवां संविधान संशोधन, ये हमारा 11वां संविधान संशोधन, हमारा 12वां संविधान संशोधन, या फिर 13वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 11वें संविधान संशोधन। तो 11वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं है, उसे इंडिविजुअली भी करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात की गई थी। और ये कब हुआ था? तो 11वां जो संविधान संशोधन है, 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 या 1961 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है 12वां, 13वां, 14वां या फिर 15वां। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है 13वां संविधान संशोधन। 13वें संविधान संशोधन द्वारा कि नागालैंड को भी एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अब ये हुआ कब था? ये भी याद रखिए। तो जो 13वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसे किया गया था 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। ठीक है, 11वां हुआ था 1961 में और 13वां हुआ था 1962 में, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब और हरियाणा को राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है? आपको पता ही होगा कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अब क्योंकि दोनों इस पर अपना मालिकाना हक जता रहे थे, पंजाब ना तो पंजाब चंडीगढ़ को छोड़ना चाहता था और ना ही हरियाणा, और ना ही उन्होंने अब तक छोड़ा है। वो चाहता था कि हमारी कैपिटल रहे और ये चाहते थे कि हमारी कैपिटल रहे। इस कारण से जब दोनों की लड़ाई हुई थी, तो इस कारण से कैपिटल बना के, दोनों की कैपिटल बना के इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिस पे केंद्र का नियंत्रण रहेगा, ताकि लड़ाई झगड़ा और बाकी अव्यवस्था ना फैले। तो ये कब किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो आपके ऑप्शन है 14वां, 18वां, 22वां या फिर 23वां। तो दोस्तों इसे किया गया था 18वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 18वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1966 में। कब किया गया था दोस्तों? 1966 या 1966 में किया गया था। ठीक है, जिसके द्वारा पंजाब एवं हरियाणा को, पंजाब से हरियाणा को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसकी राजधानी बना के एक केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? ठीक है, आपको पता ही होगा कि भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बनाया गया था, है ना, और उसके लिए संविधान संशोधन भी किया गया। तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, ये आपको बताना। तो आपके ऑप्शन है 5वां संविधान संशोधन अधिनियम, 6वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां या फिर 8वां। तो उसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था। जो कब हुआ था? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 1956 में किया गया था। और इसके द्वारा किया गया था, तो इसके द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या ऑप्शन सही है? तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही है। और 56 में से लागू किया गया। और इनके रिकमेंडेशन के बेस पे आनन फानन में श्री रामुलु की मृत्यु होने के बाद किसको, सबसे पहले किसको, आंध्रा को एक भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला प्रदेश था। कौन? आंध्र प्रदेश। सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रदेश था, जिसको मद्रास है कि उस समय के चेन्नई से किया गया था, जहाँ पे तमिल भाषी लोग थे और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी लोग थे। और इन्होंने ये मांग की थी कि हमें जो तेलुगु भाषी लोग हैं, यानी हम, उन्हें तमिल भाषी लोगों से अलग कर दिया जाए। और इसी के चक्कर में जो हमारे श्री रामुलु साहब थे, उस समय पे कांग्रेस नेता थे, उन्होंने आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल पे बैठ गए और इनकी डेथ भी हो गई। और इसी कारण से आनंद फान में सरकार को करना पड़ा और 1956 में ही भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इसमें सी ऑप्शन सही है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य बना जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था और इसमें तेलुगु भाषी वाले लोग रहते थे। और अभी आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, आंध्र प्रदेश से कौन सा एक नया राज्य होकर अलग होकर बना है और वो कब बना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नागर एवं दादर हवेली को संघ में जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है 9वां, 10वां, 11वां या फिर 12वां। ये सारे संविधान संशोधन ही है
ठीक है, ये सारे संविधान संशोधन ही है। तो आपका ऑप्शन है 9वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन या फिर 12वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 10वां संविधान संशोधन। 10वें संविधान संशोधन के द्वारा दादर एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ दिया गया था। और ये हुआ क्या था? तो 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में ही। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को संविधान संशोधन द्वारा कब शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है 15वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन या फिर 31वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में। कब हुआ था ये? 1967 में 21वां संविधान संशोधन आया था। उसके द्वारा जो हमारी 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, राष्ट्रीय भाषाएं दी गई हैं, जो उनमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आपको पता ही होगा कि शुरुआत में कितनी भाषा थी? तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो संविधान में शुरुआत में 14 भाषाएं दी गई थी। कितनी भाषा थी? 14। और सिंधी को जब 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया तो संविधान में कुल कितनी भाषा हो गई? तो संविधान में फिर 15 भाषाएं हो गई। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में 22 भाषाएं। और बाकी भाषाओं को कब कब कैसे कैसे जोड़ा गया उन्हें हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल ये देखिए कि सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1967 में जोड़ा गया और इसके साथ ही संविधान में सम्मिलित भाषाएं कितनी हो गई? 14 की जगह 15 हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? ठीक है, या मेघालय राज्य को बनाया गया। आपकी ऑप्शन है 13वां संविधान संशोधन, 18वां, 22वां या फिर 21वां। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 22वां संविधान संशोधन। तो 22वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस कब किया गया था ये? तो 22वां संविधान संशोधन किया गया था 1966 में ही। कब किया गया था? 1966 या 1966 में ही किया गया था। तो आपका क्या ऑप्शन सही है? तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भूतकालीय, वह कल नहीं है, भूतकालिक प्रभाव से। ठीक है, भूतकालिक प्रभाव से। तो भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला पहला संविधान संशोधन कौन सा है? ठीक है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला पहला संविधान संशोधन कौन सा है? पहला संविधान संशोधन कौन सा है? आपके ऑप्शन है 5वां, 8वां, 10वां या फिर 13वां। ठीक है, 5वां, 8वां, 10वां या फिर 13वां। तो आपके ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? इसमें आपका सही ऑप्शन है 10वां। ठीक है, 10वां जो है ये ऐसा संशोधन था जो कि भूतकालिक प्रभाव से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? भूतकालिक प्रभाव से लागू हुआ था। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 1961 में हुआ था। ठीक है, 1961 में हुआ था ये भूतकालिक प्रभाव से, यानी कि जब ये बना बाद में और लागू पहले हो गया था। तो भूतकालिक प्रभाव से ये लागू कर दिया गया था इस पर, मतलब बना बाद में और लेकिन पहले कुछ डेट पहले से इसको लागू कर दिया गया था, इसलिए कहा जाता है भूतकालिक प्रभाव। तो भूतकालिक प्रभाव से 10वां संविधान संशोधन ऐसा संशोधन है, या पहला संविधान संशोधन ऐसा संशोधन है जो भूतकालिक प्रभाव से लागू कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 11वां संविधान संशोधन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1961 में, 1962 में, 1963 में या फिर 1964 में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, 1961 में है। बता ही चुका हूँ कई बार मैं अभी। ठीक है, कि 11वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 11वां संविधान संशोधन किया गया 1961 में। कब किया गया? 1961 में। और इस प्रकार आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए संविधान संशोधन के साथ, जो क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उन्हें सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्योंकि अभी कोरोना चला नहीं, तो जो भी है घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, आवश्यक होने पर ही बाहर जाइए, वरना घर पे ही रहें। और यदि बाहर जाएँ तो अपना मास्क लगा कर ही जाएँ, सैनिटाइजर लेकर जाएँ और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।